सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली जो वीडियो है, पहली वीडियो में हमने कक्षा 7 का हर्षवर्धन का शुरुआती जीवन देखा था। इसके बाद आज की जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम बात करेंगे हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में। तो आइए चलते हैं दूसरी वीडियो में। सबसे पहले देखें तो हर्ष का जो प्रशासन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन के प्रशासन यानी हर्ष का जो साम्राज्य है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसी पर बात करते हुए हम चलते हैं कि हर्ष का साम्राज्य उत्तर में यदि हम बात करें तो कश्मीर तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पश्चिम में जो है अरब सागर तक, और यदि बात करें पूर्व की तो वह है कामरूप यानी असम तक था। जैसा हमने हर्ष की विजयों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हर्ष की विजय जब हमने देखी थी कि कश्मीर में जो हर्ष ने आक्रमण करके और जो दुर्लभ वर्धन है वहाँ से जो बुद्ध के दांत है वो प्राप्त किए थे। असम का कामरूप की यदि बात करें तो भास्कर वर्मन वहाँ का शासक था। और नेपाल में तो हमने देखा भी था कि किस तरीके से हर्ष संवत को वहाँ पर अंशुवर्मन द्वारा चलाया गया। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यहाँ से राजश्री को प्राप्त किया था, आपको सभी को पता है। अरब सागर ये वह वल्लभी वाला क्षेत्र है जिसके बारे में हमने ध्रुवसेन द्वितीय, जहाँ पर उन्होंने उसको जीत के क्षेत्र को और बाद में उन्हें वापस कर दिया गया था ध्रुवसेन द्वितीय को, और उनकी जो पुत्री है यानी हर्ष की जो पुत्री है उनका विवाह उनके साथ कर दिया था। इस तरीके से हम मतलब अपनी बुद्धि से या फिर हमने जो पढ़ा है उससे उस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि हर्ष का जो राज्य है कहाँ से कहाँ तक था। इसके बाद बात करें विदेशों के साथ संबंध, जैसा हमने पीछे पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग यदि हम चले कैसे कैसे संबंध थे। देखिए विदेशों के जो राजदूत है वो वहां पर भेजे गए, विदेशी यात्री यहाँ पर आए। आपकी कक्षा के हिसाब से जो यहाँ पर दिया गया है उसी की अगर बात करें तो हेनसांग है जो चीनी यात्री है यहाँ पर आ रहा है 629 से 645 ईस्वी तक, यानी 8 वर्ष तो वह हर्ष के शासन में और उसके मतलब राज्य में ही रहा और उसके दरबार में रहा, यानी कि और 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहता है हेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इसके बाद देखें पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। मैंने आपको बताया कि हर्ष का जो राज्य है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक था। अब बात ये आ जाती है कि हम ये कहाँ तक मानने की उसका राज्य कहाँ तक था। तो यदि हम दक्षिण के भारत में की बात करें तो उस समय में जब उत्तर भारत में हर्ष एक समृद्ध जो है राजा के रूप में या फिर यूं कहें एक प्रभावशाली शासक के रूप में अपना काम कर रहा है, उसी समय दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय नाम का जो शासक है वो यहाँ पर शासन कर रहा है। और इसी के साथ इसी को मैंने आपको बताया था कि वल्लभी के ध्रुवसेन को हराने के बाद एक मतलब एक यूं कहें कि साम्राज्यवादी जो सिस्टम उस समय में है उसमें एक मतलब एक प्राकृतिक रूप से या फिर यूं कहे कि यहाँ पर युद्ध करना जरूरी हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हर्ष जिस तरीके से उत्तरी राज्यों को जीत रहा है वह दक्षिणी राज्यों में भी अपना प्रभाव ना जमा पाए। इसी वजह से इन दोनों के बीच जो है जरूरी हो गया था युद्ध होना, और 633 ईस्वी में दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। इधर हर्ष ने वो जो जीते हुए 5 प्रदेश की, जिसमें मैंने आपके बात भी की थी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, उन प्रदेशों के साथ, और एक तरफ है पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। और यदि मैं बात करूं इसका परिणाम क्या रहेगा, नर्मदा नदी पर हुए इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई और हर्ष की हार होती है। और यदि ऐतिहासिक सोर्सेज के रूप में हम बात करें तो ऐहोल अभिलेख जो रवि कीर्ति का लिखा हुआ है, हमने पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी, उसमें इस तरह का जिक्र हमें देखने को मिलता है। यदि हम आगे बात करें हर्ष के प्रशासन प्रबंधन की तो क्या क्या है उसमें, मुख्य रूप से राजा है। राजा जो है सभी की सभी जो शक्तियां हैं उनका मालिक है और सर्वोच्च है वह पर, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायपालिका हो, वो सभी के सभी में सर्वोच्च वह है। यदि उपाधि की बात करें तो जो पुष्यभूति वंश है उसमें किस किस तरह की, जैसे महाराज की उपाधि भी ली जा रही है, लेकिन हर्ष और हर्ष से पहले खास तौर से जब
प्रभाकर वर्धन की बात आती है, उसके बाद जो उपाधियां हैं, जो अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करते हैं शासक, उन उपाधियों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, सार्वभौम, सकलोत्तरापथनाथ, शिलादित्य। शिलादित्य ये वाली राजधानी जो ये जो उपाधि है ये ह्वेनसांग द्वारा, ह्वेनसांग ने दी थी। ठीक है। इसके बाद एक राजा के बाद एक मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद क्या करती है, मतलब क्या क्या है उसके अंदर? प्रधानमंत्री है मुख्य सलाहकार के रूप में, हमने भंडी का नाम देखा था। महासंधि विग्रहाधिकृत यानी युद्ध एवं संधि यानी शांति का मंत्री, जिसे महासंधि विग्रहाधिकृत, देखो संधि है, संधि किस लिए? संधि और शांति, इन सब का जो मंत्री है उसको महासंधि विग्रहाधिकृत कहा जाता है। उसके बाद महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष, सेना क्या? लड़ाई का काम करने वाला व्यक्ति या फिर सुरक्षा करने वाला व्यक्ति। सुरक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा। जी हाँ। इसके बाद प्रतिहार वैसे ये जो द्वारपाल है उनको कहा गया, और महल की सुरक्षा का मंत्री था कौन? प्रतिहार। अष्टपटालिका लेखाधिकारी होता था अष्टपटालिका। इसके बाद बात करें जो मंत्री परिषद है, उसके बाद एक प्रांतीय शासन है। प्रांतीय शासन में सामंत एवं महासामंत थे, और इनमें शक्तियां बटी हुई होती थी। बड़े बड़े जमींदारों के सामंतों के रूप में ये लोग अपना कार्य करते थे। इनके जो मुखिया, प्रांतीय शासन यानी प्रांत का जो मुखिया है उसको उपारिक या कुमारमात्य कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपके यहाँ पूछा जा सकता है। प्रांतीय शासन, प्रांतों के हेड को, मुखिया को उपारिक या कुमारमात्य कहा जाता था। परम भट्टारक सबसे बड़ा शासक। सकलो उत्तरापथनाथ यानी सारे उत्तर क्षेत्र का स्वामी। सकल यानी सारे उत्तरापथ का जो जब हम देखेंगे, अभी मैंने आगे ऐसा कुछ बनाया भी है कि 2 तरह के जो रास्ते थे वो महत्वपूर्ण थे भारतीय संदर्भ में यदि बात करें, एक उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। स्थानीय शासन में क्या कुछ है? यदि हम देखें तो स्थानीय शासन में भुक्ति है, भुक्ति यानी प्रांत है, विषय के हेड को विषयपति कहा गया है। उसके बाद ये जो है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पथक तहसील या तहसील स्तर का जो अधिकारी है उसको पथक कहा गया। ग्राम की बात करें, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, जिसे ग्राम कहा जाता। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पथक क्या था? तहसील स्तर का अधिकारी या फिर तहसील भी उसको कहा जाता था। ग्राम की यदि बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सेना की यदि बात करें तो प्रमुख को महाबलाधिकृत, जैसे मैंने पहले अभी बताया, लेकिन इसमें ये जो कटुक है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेतृत्वकर्ता कटुक किसका? सेना का। यदि प्रमुख की बात करें महाबलाधिकृत, लेकिन नेतृत्व जब सेना कहीं पर भी जा रही है लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, तो उसको क्या कहा जाता था? कटुक कहा जाता था नेतृत्वकर्ता को। सेना में क्या क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि हम सेना की बात करें तो उसमें कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहले पैदल, हाँ जी पैदल है। आपने वैसे युद्ध वगैरह देखे होंगे टीवी वगैरह के ऊपर, तब भी उसको आपको पता लग जाता होगा कि कैसी कैसी सेनाएं उस समय में होती होगी। तो पैदल तो होते ही थे। उसके बाद अश्व है, यानी जो घोड़े हैं, घोड़े भी जो सेना है उसका महत्वपूर्ण अंग थे। और यहाँ पर तो संख्या भी दी गई है कि 1 लाख जो है अश्व थे, हाथी 60,000 थे। रथ की बात करें तो सैनिक जो है 6 लाख थे, रथ सैनिक जो थे वो 6 लाख के करीब। ये शांति हेतु, अच्छा एक चीज इसमें, ये शांति हेतु आरक्षी यानी पुलिस विभाग का भी गठन किया गया था। किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखिए। आरक्षी क्या था? पुलिस था। किसका? हर्ष के यहाँ जो शांति हेतु जो एक व्यवस्था की गई थी जिसे पुलिस या आरक्षी कहा जाता था। विभाग का भी गठन किसके द्वारा किया गया था? हर्ष के द्वारा। गुप्तचर की यदि बात करें दंडपाशिक या दंडिक उसको कहा जाता था। और यदि बात करें सबसे बड़ा अपराध जो था वो था देशद्रोह, यानी सबसे बड़ा अपराध जो है देशद्रोह था।
राजस्व व्यवस्था की यदि बात करते हैं, प्रमुख साधन भू राजस्व है। यह उपज का 1/6 भाग है और इस 1/6 भाग को उद्रंग कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उद्रंग क्या था? जो भू राजस्व का यानी उपज का जो 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था उसे उद्रंग कहा जाता था। स्वेच्छा से दिया गया उपहार बलि कहलाता था। हर्षवर्धन दानवीर सम्राट था। नालंदा विश्वविद्यालय को उसने 200 गांव दान में दिए थे। और यदि बात करें इस नालंदा विश्वविद्यालय की, तो कुमारगुप्त द्वारा इसको बनाया गया था। तो हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट के रूप में हमें इतिहास में देखने को मिलता है, जब जो उड़ीसा का क्षेत्र को जीतता है, जिसे गंजाम कहा गया था, और वहां पर भी 80 गांव जो है ऐसे ही बौद्ध विहार के लिए दान में दे दिए गए थे, जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, यदि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सोर्सेज की बात करें तो बाणभट्ट और चीनी स्रोतों से जो हमें मिलता है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। और वो क्या है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के जिक्र किया गया है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मिश्रित जातियां, इनके आपस में विवाह होने के बाद, चाहे अनुलोम विवाह हो या प्रतिलोम विवाह हो, उनसे जो जातियां हुई, जिनको मिश्रित जातियां कहा, उनका भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इन विवाह की बात करें तो आपको पता होगा कितने प्रकार के थे, 8 प्रकार के विवाह थे, है ना। और इन 8 में से 4 अनुलोम और 4 जो है प्रतिलोम, ये विवाह थे। इसके बाद देखें, ये देखिए यहाँ पर बनाया भी गया है अनुलोम विवाह। जब लड़का उच्च वर्ण का हो तो लड़की निम्न वर्ण की हो तो उसको अनुलोम, और जब इसके विपरीत यानी लड़का जो है निम्न वर्ण का और लड़की जो है उच्च वर्ण की हो तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। हर्ष ने 643 में प्रयाग में सभा का आयोजन किया और यहाँ सब कुछ दान दे दिया। कहा जाता है कि वस्त्र तक हर्ष ने अपने वहां पर दान दे दिए थे और राजश्री से मांग कर उसने वस्त्र धारण किए थे। इतना दानवीर ये व्यक्ति था। अगर यदि मैं बात करूं तो आगे इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है कि कितना पार्ट कहाँ कहाँ पर, कितना पार्ट वो धर्म पर खर्च करता था या फिर अलग अलग माध्यम से खर्च करता था, वो आपका विषय नहीं है, वो कभी आगे बात करेंगे। वेनसांग के अनुसार यदि बात करें तो हर्ष आरंभ में शैव धर्म को मानने वाला था। किसने बताया है? ये वेनसांग ने बताया है। बाद में वह बौद्ध बन गया। ये बताने का मतलब है कि इतना बड़ा मतलब शैव मतानुयायी था और वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वह जो है बौद्ध बन गया। प्रयाग की जो सभा का आयोजन किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन से दिन किस किस भगवान की किस किस तरीके से उपासना होती थी। तो जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है उसी के हिसाब से पहले दिन बुध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की पूजा होती थी। और एक ये बहुत बड़ा मतलब एक जुलूस टाइप में जुलूस निकाला जाता था और इसमें कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति लेकर आगे आगे जो है हर्ष स्वयं चलता था, उसके पीछे पीछे अन्य लोग चलते थे। और ये जो है पहले, दूसरे और तीसरे दिन ये क्रमशः ऐसे आ सकता है आपका, तो ये चीज आपने देख लेनी है। कहा जाता है कि 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाया था हर्ष ने। और इस जो समय है, इस समय में जब वहां पर ये बौद्ध सभा हो रही थी या प्रयाग में जो महासभा हो रही थी, इसमें काफी उत्पात भी हो गया था। और कहा जाता है कि बाद में जो ये 500 ब्राह्मण थे, कुछ पंडाल में आग भी लग गई थी, कुछ ऐसा जिक्र भी वहां पर मिलता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। उसके बाद विद्वानों को संरक्षण की यदि बात करें तो कक्षा 7 की आपकी बुक है, उसमें किन किन को संरक्षण दिया गया वो दिखाए गए हैं कि बाणभट्ट है, बाणभट्ट इनके दरबार में दरबारी कवि थे इनके। और 2 बुक्स इनकी बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण है, हर्षचरित और कादम्बरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखनी है। और अन्य विद्वान कौन कौन थे? दिवाकर है, मयूर है, जयसेन है, भास और मातंग है। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। बाणभट्ट हो गया, दिवाकर, मयूर हो गया, जयसेन हो गया, भास हो गया, मातंग हो गया। और मयूर की जो बुक है सूर्य शतक, ऐसे ही आप इसको साथ जोड़ के आप इसको याद कर सकते हैं। हर्ष स्वयं एक कला प्रेमी था।
रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का ये नाटक इसके रहे हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें ह्वेनसांग की, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है और ये चीनी यात्री है, यात्रियों को राजकुमार इसको कहा गया। 8 वर्ष तक हर्ष के दरबार में और 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण करी। चीन पहुंचकर सीयू की पुस्तक लिखी। अब ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हर्षवर्धन एवं तत्कालीन समाज के बारे में हम बात करते हैं, और हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज, महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे जुड़े हुए कुछ एक प्रश्नों का भी इसमें बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना होती है? जैसा हमने बात की थी कि पुष्यभूति वंश की, क्योंकि ये जो है गुप्तों के सामंत थे और उन्हीं के यहाँ कार्य करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट। संस्कृत नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सी नदी पर नजर? ये महत्वपूर्ण है, ये आपने भूलना नहीं है। इसके बाद हर्ष के दक्षिणावर्ती गमन यानी दक्षिण में जो अभियान था उसको किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चालुक्य वंश का। इसके बाद यदि बात कर लेते हैं, हर्ष के समकालीन बंगाल का शासक शशांक था, गौड़ वंश का था। थानेसर में पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने की। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? प्रभाकर वर्धन की पूछ रही हूं मैं, कन्नौज नरेश गृहवर्मन से। हर्ष ने किस बौद्ध सन्यासी की सहायता से राजश्री को खोजा था? तो दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोजा था। अब ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह तो कन्नौज नरेश से हुआ था गृहवर्मन से, लेकिन यदि यहाँ पर प्रभाकर वर्धन की जगह हर्षवर्धन आ जाए तब उनकी पुत्री का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? ध्रुवसेन द्वितीय के साथ, जो वल्लभी का शासक था। अब प्रभाकर वर्धन के माता पिता का नाम क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रभाकर वर्धन नर राज्य हैं आप, और फिर देखिए आदित्य वर्धन और महासेन गुप्ता उनके पुत्र थे प्रभाकर वर्धन। ये महासेन गुप्ता कौन थी? ये प्रभाकर वर्धन की माता थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके आज के इस वीडियो में, इतना ही। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कक्षा 7 का ही, उसके बारे में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।